Good morning, students. Once again, let's we discussed and revise the solution of the sample question paper issued by CBSE on 9th October 2020 for the academic year 2020-21. You know very well, due to the COVID situation, your syllabus reduced by the CBSE up to 30% of the total syllabus. In the last video we discussed the solution of the first part of the first section of the business studies class 12th and this sample paper issued by the CBSE. That's why before coming to the new topic, let's we discuss and revise this topic with us. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अप टू 10 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था. डेट इज़ एन डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था, फीचर ऑफ प्रोफेशन से क्वेश्चन था, फीचर्स ऑफ डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट लाइक अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक रूल है, यू नो वेरी वेल, इन द कंट्रोलिंग चैप्टर. There are basically two controlling principle in the chapter controlling, that is a management by exception and critical point control. Critical point control में हम key areas पर focus करते हैं, whereas management by exceptions में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग focus करते हैं परमिसिबल लिमिट से अगर ऊपर कोई भी डेविएशन आता है. जैसे अगर हमने आउटपुट रखा है 10 यूनिट्स के लिए, बट अगर हमारा आउटपुट हुआ 8 यूनिट्स और 1 यूनिट तक परमिसिबल है कि 1 यूनिट तक डिफिसिएंट हो सकता है, 9 यूनिट तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो बेटर है. लेकिन 9 से अगर कम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट है. सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि परमिसिबल लिमिट होती है हर डेविएशन की. उस परमिसिबल लिमिट से अगर ऊपर डेविएशन होता है, इट मीन्स आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वहाँ पर वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6, 7, 8, 6 में हम लोगों ने फिर वही फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पर डिस्कस किया था. एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, जिट इज़ कोरोना वायरस के कारण अगर हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस थे. और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज़ एन what are the basic feature of the coordination. and you know very well, जब members अब willingly किसी भी वर्क में कॉपरेट करते हैं या अच्छे से वर्क करते हैं, तो सिचुएशन में कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर यहाँ पे डिस्कस होता है, तो वो होता है डेलिब्रेट फंक्शन. कॉन्टिन्यूस ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा है. परवेसिव बताता है कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. तो राइट आंसर इज कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन. सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट इस वीडियो का. सो लेट्स वी मूव टू द टुडेज सेशन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट स्टार्ट द टुडेज वीडियो. सो प्लीज लिसन केयरफुली and listen carefully all the explanation related to the particular question given in sample paper. Okay, by which manager brings out of chores and removes conflict among people over work or responsibility shares and creates an environment suitable for teamwork. कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं और एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टीम वर्क. बहुत ही ध्यान से देखिएगा कौन सा ऐसा प्रोसेस है. कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी गलती थी, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल देंगे. तो सच टाइप ऑफ द थिंग can be estimated and calculated by the very important function of the management, that is an controlling. Okay, so the controlling is a process by organizing is a process
जिसमें स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. सॉरी फॉर द मिस्टेक. द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग. वाई? बिकॉज ये कह रहा है कि हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फॉर द टीम वर्क, क्योंकि टीम जब भी रहेगी जहाँ दो से दो, when 2 or more than 2 people are working together for achieving a common goal, it is known as an organization. And to decide whether we are reporting to the others and हमें किससे ऑर्डर लेना है और किसको ऑर्डर देना, मतलब किससे ऑर्डर लेना है और किसको आंसर देना है, ये सब चीज़ें अगर हमें चेक करनी है तो वी कैन ईजिली चेक विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. So it means organizing is a very important function of the management by which we remove out the chores, conflict among the people and the responsibility sharing. Easily we can share the responsibility and create a better environment for the teamwork. Okay. So the question number 12 is, it is an option internal choice in the MCQ question, that is an ensure that heads of a separate business unit in the business organization are responsible for the profit or loss for the unit ever authority over it. देखो क्लियर है कौन सा ऐसा बिजनेस यूनिट, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसा काम है जिससे हम क्या करते हैं, पूरे बिजनेस यूनिट को डिफरेंट हेड में डिवाइड कर देते हैं ताकि सब अपने अपने यूनिट का प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट इज़ कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर. यू नो वेरी वेल. डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है, पूरे एक प्रोसेस को, पूरे एक प्रोडक्ट को कई सारे पार्ट में डिवाइड करता है. वहीं जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है वो डिवाइड करता है बट फंक्शन के बेसिस पे नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करता है. सो विद द हेल्प ऑफ द divisional structure as well as the functional structure तो इतना क्लियरिटी से डिवाइड नहीं करता क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम, आपको पता ही है कि अगर हम सोप सेल करते हैं एज वेल एज अगर हम मेडिसिन सेल करते हैं तो सोप का अलग एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, मेडिसिन का एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा और सबके अपने अपने ये दोनों डिविजनल हैं. लेकिन अगर हमें ये पता करना होगा कि सोप इंडस्ट्री में मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान, कि अगर हमें ये पता हो मेडिकल इंडस्ट्री में प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो वी कैन ईजिली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर. सो द राइट आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन अ कॉलम 1 with their respective definition in the column 2. Column 1, product concept, selling concept and marketing concept. The third, relate to maintain the high quality of the product. यहाँ देखिए क्लियरली लिख लिया है कि हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है. प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात किस में होती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ही होती है. सेकेंड कॉलम में दिया है रिलेट्स टू सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स. यहाँ हम कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई तभी कर पाएंगे व्हेन वी फॉलो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो फॉलो द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. एंड द नंबर थर्ड इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. थर्ड है आपका रिलेट्स टू एग्रेसिवली परसुएडिंग बायर्स टू परचेज द बाई. ये कहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, किसी भी कॉस्ट पे, एट एनी कॉस्ट हमें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है. That's why the right answer will be the D, 1 3rd second, यानी पहले का फर्स्ट, B का थर्ड एंड C का सेकेंड. Okay, now we are moving to the next question which are given as a optional. In order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinions. Identify the marketing function being used by Atulya. कह रहा है रिसेंटली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च की, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन थी और उस मेडिसिन के लिए फीडबैक रिसीव किया गया. अतुल्या लिमिटेड ने ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कराया यूजिंग क्वेश्चन आयर और इन्फॉर्मेशन गैदर किया, कलेक्ट किया
किसके, कस्टमर के व्यूज़ एंड ओपिनियंस। आपको ये बताना है कि यहाँ मार्केटिंग फंक्शन का कौन सा फंक्शन अडॉप्ट किया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग नहीं है, कस्टमर सर्विस नहीं है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। यस, द राइट आंसर इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाना है, उस प्रोडक्ट में क्या नीड है, कौन सी चीज़ हम चेंज कर दें ताकि लोग खुश हो जाएं और उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब आते हैं पैसेज टाइप के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द आंसर क्वेश्चन को नंबर 13 to 16 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। इसका सोलर लिमिटेड इज सर्चिंग ऑप्शन टू रेज 20,000 करोड़ फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड modernization of the existing project. It had the service of the renowned financial consultancy firm Dhanlaxmi Private Limited for suggesting open options for the same. Dhanlaxmi Private Limited suggests a list of the option to the board of director of the company. It was decided that for the immediate requirement of the 1500 crore, the company will give a privilege to the existing shareholder to subscribe to a new issue of share according to term and the condition of the company. 4,500 crore would raised by the allotment of security to the consortium of the financial institution instead of the inviting application subscription from the public by making direct appeal to the investor to raise capital. It was further decided to raise capital to the tune of rupees 6,000 crore through an issue house. All these options were accepted by the board of directors. The board further decided to raise 8,000 crore through the online system of the stock exchange by entering into an agreement with the exchange. ये सारा पैराग्राफ था, मुझे लगता है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने भी 2-3 बार पढ़ा हुआ है। सो आई होप हर चीज़ें, हर क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाई सोलर लिमिटेड। आपको ये बताना है कौन सा इसमें मेथड फॉलो नहीं किया गया है। ऑफर फॉर सेल था, क्योंकि इसमें उसने ब्रोकर को इशू किया था और ब्रोकर को फिर ये ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या करिए, चीज़ों को सेल करिए। तो लिखा है, देखो आप खुद देख लो, इसमें लिखा है 1500 करोड़ हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया तो राइट इशू हो गया। 4,500 दिया गया किसको, कॉन्सोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लिखा है इंस्टीड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक, हमने पब्लिक को शेयर इशू किया ही नहीं, यानी कि इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का यहाँ बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में इनवाइटेड एप्लीकेशन पब्लिक से नहीं मंगाया गया। सो राइट आंसर इज इशू ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सेकेंड क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, दैट इज एन 4,500 crore would be raised by the allotment of security to a custodian of the financial institution instead of inviting application from the public by making a direct appeal to the investor to raise capital. Identify the method of flotation of new issue in the primary market being discussed above, which the company has decided to use. आपको ये बताना है कि 4,500 करोड़ रुपए रेज किए गए बाय अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी to a custodian of the financial institution instead of the inviting subscription from the public by making a direct appeal to investor to raise. यहाँ पर क्या किया गया, ऑफर फॉर सेल नहीं, यहाँ पर देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू कर दिया गया, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एन प्राइवेट प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 इज प्राइवेट प्लेस। So the next question is question number 15, that is an identify the reason which has made the firm raise fund from the institutional investor. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि फर्म क्यों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड रेज कर रही है, उससे क्या फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन, इट रेज क्विकली, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो यू नो वेरी वेल, अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कराते हैं, इसका मतलब किसी प्राइवेट पार्टीज़ को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करते हैं, तो उससे सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये मिलता है कि फ़ंड क्विकली रेज होता है, क्योंकि हमें पब्लिक में शेयर इशू करने या प्रॉस्पेक्टस बनाने की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है, और साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता, क्योंकि किसी प्रकार का कोई एडिशनल कॉस्ट हम बियर नहीं करते, ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अंडरराइटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई
मोस्ट ऑफ द कंपनी बिलीव इन डैट, और इस केस स्टडी में भी यही था कि जो ये कंपनी है इस ISQ सोलर लिमिटेड, इस इश्क्या लिमिटेड, इश्क्वा लिमिटेड सोलर लिमिटेड, ये इसने फंड को क्विकली रेज करने के लिए और फंड लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट का हो, इसलिए उसने प्राइवेट प्लेसमेंट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड रेज किया है। इसका अगला वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें लिखा है हाउ मच कंपनी वॉज रेट बाय द कंपनीज थ्रू EIPOs। EIPOs मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ पर जो सारा कुछ होता है वो ऑनलाइन काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है। तो अगर आप केस स्टडी पढ़ोगे तो यू कैन सी दैट साफ साफ लिखा है द बोर्ड फर्दर डिसाइडेड टू रेज 8,000 करोड़ थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय इंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। यानी ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? EIPOs। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अगर हम इसमें अलग अलग क्लासीफाई करें तो टोटल उसे 20,000 करोड़ प्राइमरी मार्केट से फाइनेंस करना था। इस केस स्टडी में 1,500 करोड़ उसने क्या किया, इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी तो कंपनी ने राइट इशू किया, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू किया। 4,500 करोड़ रेज बाय द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू अ कॉस्टोरियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किया, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट कराया। एंड 6,000 करोड़ थ्रू द इशू हाउसेस का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी किसी इंस्टीट्यूशनल को शेयर इशू करती है या उससे फंड की डिमांड करती है और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया 8,000 करोड़ उसे कहाँ से रेस करने हैं, फ्रॉम द EIPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर डन बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। सो दिस केस स्टडी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 17 to 20 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। आपको पता है नया पैटर्न आ गया है तो उसमें 1 से लेके 13 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली 12 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स होते हैं, 13 to 16 जो होते हैं वो भी 1 मार्क्स के होते हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। एंड 17 to 20 पे एक और पैराग्राफ होता है, यानी 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। सो पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो उस पर गिवन क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज यमुना प्रसाद, अ स्मॉल शॉपकीपर इन बीकानेर, राजस्थान, यूज्ड टू सेल द फेमस भुजिया सेव। यमुना प्रसाद एक स्मॉल शॉपकीपर हैं जो भुजिया सेव सेल करते हैं। इट वॉज अ क्विकली सेलिंग प्रोडक्ट, आपको पता है ये सबसे तेज़ी से बिकता है, प्रोडक्ट फॉर लोकल्स एंड फॉर फॉरेन टूरिस्ट। हिज सेकेंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया। यमुना की भुजिया के नाम से उसने सेकेंड जनरेशन में इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया, रजिस्टर्ड कराया कंसर्न अथॉरिटी से। ग्रेजुअली द ब्रांड ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर लाइक नमकीन, स्वीट, बेकरी आइटम्स। और उसके बाद उसने अपने इस पूरे बिज़नेस को इतना वाइड रेंज कर दिया कि ये पूरा बिज़नेस जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट को बेचने लगा। जैसे अभी सिर्फ भुजिया ही नहीं बेचने, भुजिया से भी नहीं बेचता वो, उसके साथ साथ नमकीन, स्वीट्स, बेकरी आइटम भी बेचना स्टार्ट किया। हाउएवर भुजिया सेव रिमेन द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट द ब्रांड, क्रिएटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू। इसके बावजूद भी जो यमुना प्रसाद जो स्मॉल कीपर थे बीकानेर के, उनका जो भुजिया सेव जो मेन प्रोडक्ट था वो पॉपुलर प्रोडक्ट रहा, क्रिएटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू, जिससे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता था उस बिजनेस के लिए। यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर लाइक गिफ्ट पैकेजिंग एंड फ्री होम डिलीवरी टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। यमुना की भुजिया ने ऑफर्ड किया प्रोडक्ट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस मतलब बाकी भी जितने प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग ही उसने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड की, इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर, और उसके साथ अपने कस्टमर को गिफ्ट पैकेजिंग, फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड किया। नाउ इट इज़ अ वाइचुअली बिकम सिनोनिम्स ऑफ द भुजिया सेव इन द मार्केट। और उस जो
यमुना की भुजिया थी वो इतना फेमस हुआ कि वो भुजिया सेव का सिनोनिम्स बन गया। जैसे आपको मैं बताऊं कि कभी कभी कोई सोप है और सोप की किसी पर्टिकुलर ब्रांड का जो सोप होता है वो इतना पॉपुलर हो जाता है, डिमांडेड हो जाता है कि हम सोप को उसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लक्स। और सर्फ के लिए डिटर्जेंट अगर हम लोग घर में यूज़ करते हैं तो कभी कभी आपने सुना होगा निरमा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, मैं एक पढ़ने की उम्र में था, तो और जिस एरिया में मैं रहता था तो वहाँ लोग लक्स बुलाते थे, यानी साबुन नहीं बुलाते थे, सोप नहीं कहते थे। और उन्हें उन्होंने एक नाम रख दिया था कि लक्स कहने का मतलब है कि साबुन बुला रहे हैं, सोप का नाम कॉम्पिटेट। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी कोई प्रोडक्ट इतना पॉपुलर हो जाता है कि उसे उस प्रोडक्ट के नेम से नहीं, जैसे आप टॉयलेट क्लीनर की बात करें, उसमें आप लोग टॉयलेट क्लीनर बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता होगा। सो यू कैन सी दैट एंड लिसन फ्रॉम द पब्लिक इन द पब्लिक की हार्पिक, गिव मी द हार्पिक। हार्पिक एक अलग वर्ड आ गया, यानी जिस वर्ड को हम बुलाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कॉल करते हैं। तो इसी तरह से जो यमुना की भुजिया थी वो इतनी पॉपुलर हो गई कि उसे यमुना की भुजिया के नाम से बुलाने लगे लोग। सेव या फिर जो उसका मेन था भुजिया सेव बुलाना उतना ज़रूरत नहीं समझते थे, जो भी था वॉट एवर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नाउ इट इज़ वर्चुअल बिकम द सिनोनिम्स फॉर द भुजिया सेव इन द मार्केट, सो मच सो दैट पीपल आस्क फॉर यमुना की भुजिया इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। यमुना की भुजिया हैज़ डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क in India and abroad by setting up a retail outlet and reaching out the customer through the internet selling। अब देखिए इतना बढ़ गया कि उसकी इंटरनेट सेलिंग बढ़ गई, रिटेल आउटलेट्स हो गए एब्रॉड में भी। प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैड एनालिसिस बीन लो प्रोफाइल, उस ब्रांड का जो प्रमोशन था वो लो प्रोफाइल का था। टिल द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन पुश्ड हायर द सर्विस ऑफ अ प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, यानी उसने अपने ब्रांड का प्रमोशन कराने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कंसल्ट किया, दैट इज अ नेम इज विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, फ्रॉम promoting the product on the advice of Vigyaapan Private Limited. Yamuna Ki Bhujia has also worked upon the managing public opinion by the developing relationship with the masses through sponsoring cultures and sporting event, maintenance of पब्लिक पार्क्स। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आप भी इसको अच्छे से पढ़ना देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इसमें मिक्सअप किया गया है। तो पहले अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि ऑन द एडवाइस ऑफ द विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, जब विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड ने एडवाइस दिया, यमुना की भुजिया हैज़ ऑल्सो वर्क अपॉन द मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन बाय डेवलपिंग रिलेशनशिप विद मासेस थ्रू द स्पॉन्सिंग कल्चरल एंड स्पोर्ट्सिंग इवेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स। मतलब यमुना की भुजिया को ये कंसल्ट किया विज्ञापन लिमिटेड कि वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए वो पब्लिक के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पब्लिक पार्क्स को मेंटेन करा सकते हैं। तो उसको विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड ने ये सारी एडवाइसेस दी। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है कि प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैज़ ऑलवेज बीन लो प्रोफाइल टिल द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन post it's the to hire the service of the professional advertising agencies। और उसने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए विज्ञापन लिमिटेड से प्रमोशन की बात की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हिज सेकेंड जनरेशन एक्सपेंडेड द बिजनेस एंड गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद द कंसर्न अथॉरिटी। जो उसकी सेकेंड जनरेशन आई, जैसे ही जो स्टार्टिंग में था फर्स्ट पर्सन इज़ अ स्मॉल शॉपकीपर दैट इज़ इन यमुना प्रसाद। यमुना प्रसाद ने एक स्मॉल था, उसने क्या किया, उसकी जो सेकेंड जनरेशन आई उसने उसको उस यमुना की भुजिया को रजिस्टर्ड कराया कंसर्न अथॉरिटी विथ रेफरेंस टू द गिवन टेक्स्ट। यमुना की भुजिया इज़ अ गिविंग अ लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट यूज बाई एनी वन एल्स। बहुत ही क्लियर सा वैल्यू है। ब्रांड है, जब हम ब्रांड को या किसी नेम को या फेम को रजिस्टर्ड करा लेते हैं विद द कंसर्न अथॉरिटी, इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। आपको पता ही है, तो राइट आंसर इज अ ट्रेडमार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। यमुना की भुजिया ने अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड किया और गिफ्ट पैकेजिंग भी दिया, फ्री होम डिलीवरी दिया।
आपको ये बताना है कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के कितने फैक्टर होते हैं? फर्स्ट पता ही आपको कौन कौन सा, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। तो यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। अब प्रमोशन के कितने फैक्टर से, प्रमोशन कई तरीके से किया जा सकता था, तो यहाँ पर राइट आंसर है मार्केटिंग मेथड्स। क्योंकि आपने पढ़ा है प्रमोशंस की कई टाइप्स है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन। तो आप चाहें तो सेल्स प्रमोशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्स प्रमोशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग मेथड अडॉप्ट करते हैं, लाइक गिफ्ट देते हैं, बाई वन गेट वन फ्री। आपको याद है, इसलिए लाइन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कितने एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के? 4। प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। प्राइस को लेकर, प्राइस में भी आप कह सकते हैं, प्राइस में लिखा हुआ ना कॉम्पिटिटिव प्राइस, तो कंपटीशन को देखकर, एक्सटेंस ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, ये भी सही हो सकता है। ठीक, तो मार्केटिंग मेथड भी हो सकता है इसमें, एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन हो सकता है। थर्ड होता था प्लेस, प्लेस की यहाँ बात ही नहीं हो रही, प्रमोशन की यहाँ बात हो रही है यहाँ पर। वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को सर्विसेज देने के साथ साथ उसको गिफ्ट पैकेजिंग, फ्री होम डिलीवरी देना, ये एक तरह का मार्केटिंग मेथड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। तो राइट आंसर इज अ मार्केटिंग मेथड। द नेक्स्ट इज यमुना की भुजिया हैज़ डेवलप अ स्ट्रॉन्ग distribution network in India and abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customer through internet selling. Identify the decision to the element of marketing mix discussed above. आपको ये बताना है कि यमुना ने भुजिया ने क्या किया, अपना पूरे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया, यहाँ तक कि उसने अब्रॉड में भी रिटेल आउटलेट्स इस्टेब्लिश किए और कस्टमर के फीडबैक को रिकॉर्ड करने के लिए, कस्टमर के रिस्पॉन्सेस को लेने के लिए इंटरनेट सेलिंग भी डेवलप की। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द डिसीजन रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कौन सा यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया एब्रॉड के लिए। तो इसमें फंक्शन की अगर हम बात करें, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट की बात करें, तो उसके कौन सा डिसीजन लिया गया है? प्राइस से रिलेटेड नहीं, प्लेस से रिलेशन। यस, द राइट आंसर इज प्लेस। अगर हम 4 एलिमेंट देखें मार्केटिंग मिक्स का, तो प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। प्रमोशन की बात तो नहीं हो रही, ठीक, प्राइस की बात नहीं हो रही, और कौन कौन सा था? प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, प्राइस की बात नहीं हो रही, प्रमोशन की बात नहीं हो रही, प्लेस की बात हो रही है, यानी प्लेस मिक्स की बात हो रही है। प्लेस मिक्स में हम क्या डिसाइड करते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरमीडियरीज कितने होंगे, यानी इसमें हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड कर रहे हैं कि हम इंटरनेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन द एडवाइस ऑफ द विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon managing public opinion by developing relation with the masses through sponsoring culture and sporting events, maintenance of parks. Name the department in the organization which is generally responsible for performing the important task for managing public opinion. इस तरह के क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होती। आपने इतना बड़ा पढ़ लिया पैराग्राफ, अब आप खुद बताओ। ज्ञापन लिमिटेड ने एडवाइस दिया यमुना की भुजिया को कि आप एक अलग से डेवलप करिए डिपार्टमेंट जो आपका रिलेशन आपके पब्लिक के साथ स्ट्रॉन्ग करेगा। आप कल्चर प्रोग्राम्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स को फाइनेंस करिए, स्पॉन्सर करिए। तो आप बताओ कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस तरह के काम को मैनेज कर सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम ऑप्शन दें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएटेड इन द फर्म फॉर द पर्पस, आउटसाइड एजेंसीज, नहीं, इसके लिए आपको अपने बिजनेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखना पड़ता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट पता है मार्केटिंग क्या करता है? मार्केटिंग का काम क्या है? कस्टमर के नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसके नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, उसकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमें उसके प्रोडक्ट को पहुंचाना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप कोई भी मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते वक्त देखता है, समझता है और उस सारी चीज़ों को फॉलो अप भी करता है।
सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ डिस्कस किया। एज यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 20 तक डिस्कस किया। 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन एक पैराग्राफ पे बेस्ड थे एंड 17, 18, 19, 20 ये भी पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर पैटर्न गिव इशूड बाय द CBSE in their sample paper issued on 9 October 2020. So I hope कि आज हमारी जो पूरी क्लास थी वो आपको अच्छी लगी होगी एंड आई होप कि आप सब अपने अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। कल के फिर वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, बात करेंगे नए टाइप के क्वेश्चन से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।